हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज सुनेंगे डॉक्टर सरोजनी कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई बहुत ही प्यारी सी कहानी नहीं। उस रात के सफ़र की याद आज भी मन में मिश्री सी घोल जाती है, जैसे अचानक वर्षा की झड़ी लग जाए और सूखी घाटी एक ही क्षण में अपनी प्यास बुझा ले। वह भी नीचे से ऊपर तक भीग गई थी। वे तो 7 वर्षों से बाहर ही थे, अर्थात उसके जीवन से भी बाहर। जब से गए तब से एक पत्र भी नहीं भेजा। उन्हें निष्ठुर कहो या आत्मलीन, कुछ भी कहा जा सकता है। अपने ही काम में और अपनी ही धुन में मस्त रहने वाले। जीवन में जो भी आया उनका हो गया, पर वे किसी के नहीं हुए। आज इससे, कल उससे उनके प्रेम के किस्से चलते ही रहते थे। पूर्वा ने अपना ध्यान उधर से हटाकर विद्यालय की उन्नति में लगा दिया था। कभी कभी एकाकीपन खलता और मन में कसक होती तो वह कविताएं लिख लिया करती थी। उसी से थोड़ा मन बहल जाता था और जीवन फिर अपनी पटरी पर चल पड़ता था। पूर्वा ने कल रात में 2 कविताएं लिखी थी। उसके बाद संवेदनाओं ने ऐसा घेरा कि वह फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते ही उसकी आंख लग गई। सपना देखा कि राकेश उसके घर पर आए हैं। आज जागी तो वह सपना, ऐसा सपना क्यों देखा? क्या उनका पत्र आने वाला है, अथवा वे स्वयं ही? फिर सिर को झटका देकर वे बोली, कैसे आ सकते हैं वे? जब कोई पशु रस्सा तोड़ाकर भाग जाता है तो वह लौटकर नहीं आता, और ही लोग उसे अपने बंधन में बांध लेते हैं। सपना सच होगा यह तो नहीं कहा जा सकता, परंतु हल्की सी मिठास पूरे वातावरण में क्यों फैल गई है? क्यों हरियाली ठंडक पहुंचाने वाली और फूलों के रंग शोक हो गए हैं? यह कैसा पूर्वाभास है? द्वार पर दस्तक हुई तो उसने स्वप्नाविष्ट सी होकर द्वार खोल दिया। उसके कॉलेज की शिक्षिका थी। उसने प्रस्ताव रखा, बाजार में सुंदर साड़ियाँ आई हुई हैं, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। सभी जानते हैं कि आप कितनी सुंदर साड़ियाँ पहनती हैं। चलिए आज आपके साथ का लाभ मैं भी उठा लूं। पूर्वा ने कुछ सोचा, फिर तैयार होकर सुभद्रा के साथ बाजार चली गई। घंटे भर में लौट आई, परंतु उखड़ा उखड़ा मन अब भी नहीं जमा। हाँ, कुछ चैन तो मिल ही गया। सैर सपाटा और खरीद फरोख्त मन को कुछ तो बहलाती ही है। अंदर घुसी तो छोटी सी चिट पर एक वाक्य लिखा हुआ पड़ा था, शादी में शामिल होना है। नीचे हस्ताक्षर की जगह बटाऊ शब्द लिखा था, जिसका अर्थ होता है यात्री। यात्री बनकर आए हैं जनाब। शादी किसकी, कहाँ से, कुछ भी पता नहीं। तब तक एक और हरकारा आ गया। कहाँ जाना है पता चला। वे आगे थे, घंटी बजाई होगी। पूर्वा को न पाकर वापस लौट गए होंगे। ओह, कोई बात नहीं, वहाँ मिलेंगे ही। अब तैयारी शुरू हुई। उसके पास तो विवाह उत्सव में पहनने लायक कपड़े भी नहीं थे, अतः पड़ोस की कमला शर्मा से साड़ी मांगी। गले में पहनने को कोई अच्छा आभूषण भी चाहिए, तो श्रीमती वर्मा के पास गई। उन्होंने तुरंत एक अच्छा कंठहार निकाल कर दे दिया। कोई अन्य अवसर होता तो वह न तो मांगने का साहस करती और न कमला शर्मा और श्रीमती वर्मा उसको इतनी आसानी से दे देती। उनकी कृपा थी और पूर्वा पर पूरा विश्वास था। उसके स्वयं के पास तो जो कुछ था भी वह बैंक के लॉकर में था, और साड़ी जब पहनना नहीं तो रखने से भी क्या लाभ? फिर प्रेस की हुई हो, अपने ब्लाउज से मैच करती हुई हो, ऐसी साड़ी भी तो जल्दी में प्राय नहीं मिलती। आज दिन शायद अच्छा था। अच्छा क्या, बहुत अच्छा था। वह महादेवी वर्मा की कविता की पंक्ति कभी कभी गुनगुनाया करती थी, तुम्हें बांध पाती सपनों में तो चीर जीवन प्यास बुझा लेती इन छोटे क्षण अपनों में। काश कभी एक क्षण को ही मिल जाए तो छोटे क्षण भी अपने प्रभाव में बड़े हो सकते हैं। मन की गति गहन है। कभी तो ढेर सारा सुख पाकर भी अतृप्त रहता है, और कभी एक बूंद से ही तृप्त हो जाता है। जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाती है। पूर्वा ने साड़ी पहनी, हार पहना, मुंह पर क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक लगाकर माथे पर रोली की बड़ी बिंदी भी लगा ली। फिर भी न जाने कौन सी लहर भीतर से उठी कि मांग में हल्का सा सिंदूर भी लगा लिया।
वर्षों बाद ऐसा साज श्रृंगार किया था। सजी सजाई बाहर निकली तो उसे लज्जा आने लगी। कोई देख न ले, टोक न दे, क्या कहेगी। मांग में सिंदूर लगाना तो भूल ही चुकी थी। संकुचित थी, पर पैर जल्दी जल्दी उठ रहे थे। सोच रही थी कि मुझे लेने आए थे, मैं भी उनके साथ ही बारात में सम्मिलित हो जाती। कोई बात नहीं, आज तो उनके 100 खून भी माफ़ थे। उसके पैरों में अद्भुत स्फूर्ति आ गई थी, इतनी कि भागने को जी चाहता था। जब विवाह स्थल पर पहुंची तो पता चला कि बारात घर से निकल चुकी है। वह द्रुत गति से चलती बारात के साथ स्त्रियों के झुंड में घुस गई। चलते चलते इधर उधर देखा, उसके वे दिखाई नहीं पड़े। एक मन चले जीजा ने सामने आकर कहा, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। हाँ, जहाँ शहद होता है मधुमक्खी वहाँ पहुँच ही जाती है। और कोई समय होता तो वह उन्हें डांट देती, परंतु आज धीरे से मुस्कुरा दी। तब तक खोजती हुई उसकी दृष्टि अपने उन पर ठहर गई। वे भी इधर ही देख रहे थे। इसी समय छज्जों पर खड़ी हुई महिलाओं ने बारातियों पर फूल की पंखुड़ियाँ बरसा दी। उससे दोनों को सुख और प्रसन्नता का अनुभव हुआ। अब वे कभी पूर्वा के इधर और कभी उधर घूम घूम कर चलते रहे। आंखें एक दूसरे को देख रही थी, मन सरोवर परस्पर भाव विनिमय कर रहे थे। विवाह स्थल पर पहुंचकर महफिल शुरू हुई। सभी लोग बारी बारी से गजल, गीत और कविता सुना रहे थे। एक ने पूर्वा से कहा, आप कविता बहुत अच्छी करती हैं, सुनाइए। उसने अपने उनकी ओर देखा, वे मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखों में आग्रह था। तो उसने एक गीत सुनाया। तालियां बज उठी। तब उन्होंने भी कवि संतोष आनंद का एक गीत सुनाया। फूलों में गजरा मत बांधो, मेरा गीत महक जाएगा। पूर्वा उनकी मुद्रा देख रही थी। ये इसी प्रकार होंठों को टेढ़ा करके गीत गाया करते थे। मैं क्या जानूं क्या जादू इन दो मतवाले नैनों में। इस गीत को मेरी आंखों को छू छू कर गाया करते थे। क्षण भर के लिए वह उसी अतीत में पहुंच गई। उसे तो सभी कुछ याद है, पर क्या उन्हें भी याद है? न सही, आज तो उनसे मिल ही ली ने, इतना ही काफ़ी है। अचानक उनकी अटैची लेकर एक लड़का होटल के अंदर से आया और टैक्सी की ओर बढ़ा। वे भी उधर जा रहे थे कि पूर्वा ने टोका, तुम क्या अभी वापस जा रहे हो? मुझे घर नहीं पहुंचाओगे? अरे हाँ, अच्छा, टैक्सी वाले को देखकर कहा, शहर में होकर चलना। पूर्वा ने कहा, चलिए, और वे चल दिए। रास्ते में पूर्वा ने कहा, मैं तुम्हें विदा करने स्टेशन चलूँगी। उनके चलो कहते ही मैं घर आकर साड़ी और हार वापस देकर टैक्सी में आ बैठी। अब टैक्सी स्टेशन की ओर चल रही थी। अभी उन्होंने धीरे से पूर्वा का हाथ सहलाया, मानो अपने अपराधों की क्षमा मांग रहे हों। पूर्वा गदगद हो गई। ऐसी ही थी वह, थोड़े में ही बहलने वाली। टैक्सी स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई। दोनों उतरकर टिकट खिड़की पर आए। उन्होंने अपना ही टिकट लिया। पूर्वा के भीतर कुछ जैसे जलने लगा। फिर भी उसने संक्षिप्त सा वाक्य बोला, मैं भी चलूं? चलो, कहकर वे चुप हो गए। उसने अपना टिकट भी ले लिया और दोनों वेटिंग रूम में बैठ गए। थके हुए थे, परंतु इतने वर्षों के अंतराल के बाद भी उनके पास कहने को कुछ नहीं था। पूर्वा बोलना चाहती थी, पर उनका रुख देखकर चुप रही। उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। इस व्यक्ति के मन की परतें उघारना कितना दुष्कर है। वह जैसे हार गई। वर्षों बाद मिले हैं, पर इनके पास बातचीत के लिए शब्द नहीं हैं। घड़ी देखी, रात के 12:30 बज रहे थे। टैक्सी में अकेले स्टेशन से घर तक जाना भी खतरे से खाली नहीं था। अब क्या करे पूर्वा? सोचा चली ही जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। छोटी लाइन की ट्रेन है, सुबह 5 बजे दिल्ली स्टेशन पहुँच जाएगी। वहाँ से 7 बजे ताज एक्सप्रेस चलती है, उसी से लौट आऊँगी। पता नहीं कैसा रहेगा यह 7 घंटे का सफ़र, कैसे कटेगा? मन ने विद्रोह किया। क्या होगा इनके साथ जाकर? और मैं क्यों जाऊं? इतने वर्षों से कहाँ थे ये? कभी पूछा ही नहीं कि कहाँ हो, क्या कर रही हो, कैसे कटते हैं दिन और रात।
बहन ने कहा होगा कि उसी शहर में बारात जा रही है बेटे की, तो पूर्वा को अवश्य आमंत्रित कर देना। मूर्ख है पूर्वा, इतनी सी बात पर इस व्यक्ति के साथ एक रात गुजारने जा रही है। थका मारा यह ट्रेन में बैठते ही सो जाएगा और वह इतनी वर्षों की दास्तां सुनाने के इंतजार में रात भर प्रथम श्रेणी के डिब्बे में एक सीट पर बैठी बैठी विसूरती रहेगी। अब तक का वैवाहिक वातावरण का उल्लास खो जाएगा। ट्रेन आ गई। प्रथम श्रेणी में बैठने वाला कोई और नहीं था। अंदर से आवाज़ उठी, आज अच्छा अवसर है, पूरी रात एक साथ रह सकेंगे। पर क्यों? पूर्वा ने उनका छोटा बैग उठाया, सीट पर रखकर प्लेटफॉर्म पर उतरकर खड़ी हो गई। तुम नहीं आ रही हो? सुनकर उसका निश्चय डिगने लगा। उसने धीरे से नहीं कहा और एक मुस्कान के साथ उस निष्ठुर को विदा दे दी।